पिथौरागढ़ में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। पिथौरागढ़ की जनता से करेंगे संवाद। सीएम धामी ने की किरण नेगी के पिता से फोन पर बात। किरण को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद की कही बात। बाल विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऋतु खंडूरी ने छात्राओं से किया संवाद। कहा, पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर लें हिस्सा। कुमाऊं क्षेत्र की पर्यटन नगरी कौसानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकसित करने के लिए होगा कौसानी महोत्सव। 19 और 20 नवंबर को होगा भव्य आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। आज पिथौरागढ़ दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री धामी और इसके साथ ही 3 बजे महिला संगठनों और महिला स्व सहायता समूहों से भेंट वार्ता करेंगे और इसके बाद 3:30 बजे प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद करेंगे। शाम 4 बजे पंचायत प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे। शाम 4:30 बजे कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। शाम 6 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भेंट वार्ता करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर हैं। यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है? देखिए हिमांशु, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर जा रहे हैं और अक्सर ये देखा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री की कोशिश भी रहती है कि जिस समय कहीं ना कहीं शनिवार और इतवार का दिन जो है मुख्यमंत्री जिलों में जाएं, जो देहरादून से बाहर जितने भी जिले हैं वहां पर जाकर के प्रवास करें, लोगों से बातचीत करें, वहां पे आम जनमानस की समस्याएं सुने। उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार ये पहल करते रहे हैं और ऐसी क्रम में मुख्यमंत्री आज पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिसमें चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का समय रखा गया हो या फिर महिला स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात करनी है और उसके अलावा पिथौरागढ़ जिलों को कई सौगातें आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। शाम तकरीबन 5 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री कई विकास कार्य जो योजना है उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके अलावा जो शरद महोत्सव है उसका भी मुख्यमंत्री जो है शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री की कोशिश भी है कि अगर स्वाभाविक बात है कि अगर कोई प्रदेश का मुखिया किसी जिले में जाता है तो ऐसे में तमाम जो कामकाज हैं उसको धरातल स्तर पर भी देखने की कोशिश करता है और यही वजह है कि किस तरीके के विकास कार्य पिथौरागढ़ जिले में चल रहे हैं उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और कह सकते हैं कि कोशिश मुख्यमंत्री की लगातार रही है कि जिलों में अधिक से अधिक प्रवास किया जाए, जिलों के दौरे किए जाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो तमाम कामों का फीडबैक है वो भी एक तरीके से लिया जा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री तकरीबन दोपहर बाद पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे देहरादून से, जहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर भेंट वार्ता भी करेंगे। अगर बात की जाए तो महिला संगठनों से भेंट वार्ता करेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह से करेंगे, इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों से भी भेंट वार्ता का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सरकार की कोशिश भी है, मुख्यमंत्री भी इस बात को लगातार कहते रहे कि जो तमाम महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाना है और यही वजह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा भी दी गई थी कि जो लखपति योजना है उसको एक तरीके से साकार किया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री जब पिथौरागढ़ के दौरे पर जाएंगे तो सही बात है कि वहाँ की जो महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बद्रीनाथ के माड़ा में पहुंचे थे तो उस समय देखा गया था किस तरीके से जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए जो लोकल उत्पाद है उनको एक तरीके से बनाया जा रहा है, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और उसकी ब्रांडिंग की जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की भी कोशिश है कि जो महिलाएं हैं, जो महिला स्वयं सहायता समूह काम कर रही है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, उनको आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वो किस तरह से सशक्त हो सकती है
और एक आर्थिकी उनकी किस तरीके से मजबूत हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज अपने पिथौरागढ़ दौरे पर जब रहेंगे तो महिला स्वयं सहायता समूह से जब बातचीत करेंगे तो इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी भी देंगे और ये कोशिश करेंगे कि हर कोई अपनी भागीदारी प्रदेश के विकास में किस तरह सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का मोदी ने भी जिस तरह सपना देखा था कि ये दशक कहीं ना कहीं उत्तराखंड का दशक हो और 2025 जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती बनाए तो स्वाभाविक बात है कि तमाम राज्यों में एक तरह के सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। तो ऐसे में हर किसी को अपनी सहभागिता कहीं ना कहीं इस जो पथ है उस पर देनी है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और यही वजह है कि चाहे पंचायत के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री आज मुलाकात करेंगे या फिर पिथौरागढ़ में जो महिला स्वयं सहायता समूह से मुलाकात करेंगे तो इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और किस तरीके से वो काम कर रही है और आने वाले समय में क्या कुछ उन्हें परेशानी हो रही है या फिर किसी तरीके की परेशानी उनको अपने कामकाज को लेकर है या क्या कुछ उसमें और सुधार किया जा सकता है। इन तमाम चीजों के बारे में जो है फीडबैक जो है मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए आकाश बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए और अब खबर देहरादून से। सीएम धामी ने किरण नेगी के पिता से बात की है। किरण नेगी के पिता कुंवर सिंह नेगी से मुख्यमंत्री धामी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि निराश ना हो, सरकार हर संभव कोशिश करेगी। सरकार किरण नेगी केस में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट किरण नेगी के हत्या के आरोपियों को बरी कर चुकी है और हाईकोर्ट ने किरण के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई थी। देश भर में फैसले पर पुनर्विचार की मांग यहां पर उठ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी ने किरण नेगी के पिता से बात की है, साथ ही हर संभव मदद की कोशिश यहाँ पर उन्हें यहाँ पर हौसला जो है वो दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से 2012 में दिल्ली में घटना हुई थी उस पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो आम जनमानस है उसमें भी काफी रोष था और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार परिवार की मांग ये थी कि जो दोषी हैं उन्हें सख्त कार्रवाई की जाए और एक कठोर सजा जो है इन दोषियों को मिले। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले ने कहीं ना कहीं एक आम जनमानस को कहीं ना कहीं झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि जो तीनों आरोपी थे जिन्होंने गैंगरेप करके बालिका की हत्या की थी उनको बाइज्जत बरी करने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। और उसके बाद से ही लगातार जो आम जनमानस हो या फिर उनके परिजन हो दोनों ही कहीं ना कहीं काफी दुखी थे और इस बात को लेकर के लगातार मांग उठ रही थी कि आखिर क्यों जो पैरवी है सही ढंग से जो है नहीं की गई और पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि ऐसे साक्ष्य क्यों नहीं दिए गए कि जिससे कि कहीं ना कहीं इन आरोपियों को जो है सख्त सजा मिले। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जो किरण नेगी है उनके परिजनों से बातचीत की, खुद उनके पिता से बातचीत करके मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जो भी न्याय के लिए उचित कार्रवाई होगी वो एक तरीके से की जाएगी और सरकार के साथ साथ उत्तराखंड का हर एक जनमानस उस बालिका को न्याय दिलाने के लिए जो है खड़ा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से जो बात की है उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने जो वकील है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में किरण नेगी की सुनवाई कर रही है उनसे भी फीडबैक लिया है, उनसे बातचीत की है और किस तरीके से आगे इसको में और या फिर डबल बेंच का फैसला हो या फिर आगे किस तरीके से और ऊपरी अदालत में जाना है उसके बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही साथ जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू उनसे भी बातचीत करके मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके का फैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का है वो न्याय उचित नहीं है। ये तीन आरोपी जिन्होंने एक बालिका को के साथ पहले गैंगरेप किया उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसे में उनको इस तरीके से बाइज्जत बरी करना वो कहीं ना कहीं निंदनीय भी है और एक तरीके से कार्य जो न्यायपालिका है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और ये भरोसा दिलाया परिजनों को कि प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है और जो भी न्याय दिलाने के लिए हर उचित संभव मदद सरकार की तरफ से चाहिए होगी, सरकार उसको करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, चलिए आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। उधम सिंह नगर के किच्छा में कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दबंगों ने किसान की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। मामले की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सभी पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मामले में पीड़ित परिवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। किसान ठाकुरदास ने बताया कि किच्छा कोतवाली अंतर्गत वीरू नगला में उनकी 40 बीघा पुश्तैनी जमीन है। खसरा, खतौनी और दस्तावेजों में उनका नाम भी दर्ज है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान सीमाएं सील होने के चलते अपनी जमीन की देखभाल करने उत्तराखंड नहीं जा पाए। इसी दौरान दबंगों ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उन्हें अपने ही खेत में आने पर जान से मारने की धमकी दी है। किच्छा तहसील में
भूख हड़ताल पर परिवार के साथ बैठे ठाकुरदास ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रशासन को लिखित शिकायत देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। हल्द्वानी में बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने के फैसले का समर्थन किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे हाईकोर्ट को नैनीताल शहर से शिफ्टिंग के निर्णय का समर्थन करते हैं। नैनीताल में पार्किंग और परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का सही वक्त पर इसे स्थानांतरित करने का फैसला स्वागत योग्य है। हर लिहाज से उत्तम स्थान है और इस बात का स्वागत होना चाहिए और इसीलिए आज ये बैठक हुई। और बैठक इसलिए हुई क्योंकि जिस तरीके से कुछ नैनीताल में एक अखबार के माध्यम से हम पढ़ रहे थे कि शिफ्टिंग का विरोध हो रहा है, तो वो काहे को विरोध कर रहे हैं? क्योंकि शिफ्टिंग तो नैनीताल से नैनीताल में ही हो रही है, अन्यत्र नहीं हो रही है। कहीं अन्यत्र होगी तब वो विरोध करें। हल्द्वानी के समर्थन से ही नैनीताल में थे, तो हल्द्वानी भी नैनीताल में ही है। तो हल्द्वानी में जो हाईकोर्ट आया है उसका सभी अधिवक्ताओं ने समर्थन करना चाहिए। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का एक शासन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और एक सर्च कमेटी का उसमें गठन किया गया है और उस सर्च कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें हल्द्वानी के गोलापार स्थान को हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है। तो उसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन पूर्ण समर्थन कर रही है और इनके द्वारा भी इस बात पर सहमति जताई है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट होना चाहिए और ये आम वादकारियों और अधिवक्ता गणों के लिए उपयुक्त स्थान है। नया राज्य बना था, नए राज्य में केवल शुरू में मांग ये थी कि जब देहरादून को राजधानी तय कर दिया गया था तो कुमाऊं में कहीं हाईकोर्ट बनाई जाए, लेकिन जब संसद में माननीय न्याय मंत्री जो भी उस समय अरुण जेटली जी थे उनके द्वारा नैनीताल शहर को पारित किया गया कि नैनीताल में बनेगी और उनका ही एक आदेश था, किसी से पूछा नहीं गया, नैनीताल में हाईकोर्ट स्थापित की गई। लगभग सभी बार एसोसिएशन जितनी है वो हल्द्वानी शिफ्टिंग का समर्थन करते हैं। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबरों का सम्मान किया। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। साथ ही अपने कार्यकाल में क्षेत्र का विकास कराने की बात भी कही। जो हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनको सम्मानित करने का आज यह कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें हमारे लगभग सभी ग्राम प्रधान और सभी बीडीसी सदस्य यहाँ पर आए, जिसमें हमने उन्हें कहा है कि पूरी तरह से आप विकास कार्यों को लेकर के मेहनत के साथ खड़े हो। हम लोग आपके साथ खड़े हैं जहां आपको हमारी ज़रूरत है, चाहे ब्लॉक का कोई भी अधिकारी हो, जिले का कोई अधिकारी हो या शासन में किसी तरह की आपको हमारी ज़रूरत होती है तो हम हमेशा विकास के कार्यों में आपके साथ। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 175 नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र बहेड़ी से नशीले इंजेक्शन खरीदकर अवैध रूप से नशे का कारोबार करता है। डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसओ पुलभट्टा द्वारा काफ़ी समय से नशे के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में साने आलम को कल गिरफ्तार किया गया, जो बहेड़ी से इंजेक्शन लाता था। 300 रुपये का इंजेक्शन लाता था, यहाँ 700 रुपये में बेचता था। 175 इंजेक्शन नशीले पकड़े गए हैं, जो जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, जो 2 दफ़े 4/25 और 1 दफ़े NDPS में जेल जा चुका है। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे के इंजेक्शन की तस्करी कर रहे एक आरोपी को करीब 175 इंजेक्शन के साथ दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र बहेड़ी, जो कि यूपी का क्षेत्र है, वहां से नशीले इंजेक्शनों की खरीद की जाती है और किच्छा के ग्रामीण व नगर क्षेत्र में महंगे दामों पर इंजेक्शन बेचने का काम किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने सूचना विभाग की ओर से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और रुद्रपुर में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। विमोचन के अवसर पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, उनका स्मरण अवश्य करना चाहूँगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन को अपनी सरकार के समय में उन्होंने सहमति प्रदान की और उत्तराखंड राज्य का गठन किया। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे राशन धारकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले। अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बचेगी और इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी। वहीं खाद्य पूर्ति निरीक्षक रवि सनबाल ने बताया कि चावल की आपूर्ति जैसे जैसे मिलों से हो रही है, वैसे वैसे भुगतान हो रहा है। खराब चावल आदि आने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यदि कोई गल्ला विक्रेता खराब चावल लोगों को देता है तो उसकी शिकायत उनसे की जा सकती है और ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में शिक्षण सत्र 2021-22 में उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चंपावत जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने 90 से 99% तक परीक्षा फल देने वाले को अति उत्तम और 80 से 89% परीक्षा फल देने वाले शिक्षकों को उत्तम शिक्षक पुरस्कार के प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रमेश राम और नागेंद्र कुमार जोशी मौजूद रहे। मैं जिला प्रशासन और पूरे शिक्षा विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे जनपद के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने अपने विषयों में किया है उनको उन्होंने पुरस्कृत किया है। उनके लिए उत्साह और प्रेरणा के लिए जो ये किया गया है ये बहुत अच्छा कार्य है और मैं आशा करता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को ये सम्मान जो है प्राप्त होता रहेगा भविष्य में भी और छूटे हुए साथियों को भी जरूर इसमें शामिल किया जा रहा है और किया जाएगा। लोहाघाट में वंचित राष्ट्रीय आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि उनका चिन्हीकरण कर राष्ट्रीय आंदोलनकारी घोषित किया जाए। मांग पर पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जिले के कई लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, जिनकी बदौलत उत्तराखंड राज्य बना। गैतोड़ी ने कहा कि जिन राज्य आंदोलनकारियों के पास प्रमाण थे उन्हें तत्कालीन सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारी घोषित किया गया था, लेकिन कई ऐसे राज्य आंदोलनकारी बचे हैं जिनके पास प्रमाण न होने की वजह से राज्य आंदोलनकारी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में है। उन्होंने कमेटी गठित कर दी है। सरकार जल्द ही वंचित राज्य आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने का निर्णय लेगी।
आज मैंने कहा एक ऐसे हाथ में भाग प्रदेश की है जो हर एक चीज की जो है बहुत गहराई से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और उनके संज्ञान में यह आया है क्योंकि कुछ दिन पहले एक कमेटी उन्हें गठित की है और निश्चित तौर पर जो रह गए हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।